सो गाइस हम पहले ही कह दे रहे हैं कि यह वीडियो हम अलग सर से ही पढ़ कर के बना पा रहे हैं, तो इसका 90% क्रेडिट हम उन्हीं को देना चाहेंगे। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो यार, इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे बेसिक फार्मूला होता है Q = D। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है F = K Q1 Q2/R²। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। अब देखो इसके बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कि जो फोर्सेस होते हैं वो एक दूसरे को जो होते हैं वो रेपेल करते हैं। Q1 Q2 को रेपेल करेगा और Q2। तो देखो चार्जेस के कुछ भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। देखो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि ये एक दूसरे में ऐड हो सकता है। ऐड जैसे मान लो इसमें -3 कूलम पहले है, ठीक है। अब उसके बाद अब उसमें 2 दे दिया गया, 2+, तो यहाँ पे अब बचा -1। इसी तरीके से चार्ज जो होते हैं वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और जो लाइक चार्ज होते हैं वो रेपेल करते हैं एक दूसरे को। और जो चार्जेस होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं, जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं करते। वो कितनी भी तेज़ी से ले जाए उससे मतलब नहीं होता, नॉट वेरी विथ स्पीड, और कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, और कैन नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। और अब नेक्स्ट क्या है, देखो जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन जो होता है वो ओनली ऑन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। डू नॉट डिपेंड इन राउंड ट्रिप, यानी कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब देखो अब एक और पॉइंट चार्ज यहाँ पर रख दिया जाएगा। ये देखो ये एक और पॉइंट चार्ज है। अब इसके बीच में एक चार्ज है, ठीक है। जैसे मान लो ये 2 पॉइंट चार्ज है, देखो ये 2 पॉइंट, अब इसके बीच में एक चार्ज है। अब इसको उठा करके अब यहाँ पे रख दिया गया इस तीसरे चार्ज के बीच में, तीसरे और दूसरे चार्ज के बीच में। अब इस पे देखो, अब ये इसके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। अब ये इसके जो इनिशियल स्टेट है फाइनल उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो अब देखो अब इसके आगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, 2 पॉइंट चार्जेस ए। अब देखो ये प्रीवियस ईयर में आया वो 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart from the। अब इसके जो फोर्स है जो F है, ठीक है। अब इस 25% चार्ज ऑफ A is transferred to B, द फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम। अब देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करेंगे। देखो 2 पॉइंट चार्ज हो गए, अब एक प्लाइन -Q एक +Q है, तो अब फोर्स का इसमें फॉर्मूला लगा, तो F = K Q1 Q2/R²। अब देखो मान लो अगर 2 चार्जेस हैं, ठीक है। 2 चार्जेस हैं, एक -100 है एक 100 है। अब एक माइनस अगर उसका 25 अगर प्लस 100 में अगर ऐड कर दिया जाए तो वहाँ पे कितना बचेगा, 75 ना। तो अब उसी तरीके से अब जैसे देखो यहाँ पे बचा 75, या अब इसको किस तरीके से -3Q/4 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे +3Q/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों चार्जेस की वैल्यू रख दो। अब देखो F' = K। अब देखो Q1 Q2 क्या हो गया, 3Q/4 और 3Q/4, तो हो गया 9Q²/16 और बाई हो गया R²। तो अब जो F' होगा वो अब देखो, अब जो F/F' होगा वो अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब उसके बाद जो Q² और R² एक दूसरे से कट जाएंगे, और ऊपर जो Q नीचे हो जाएगा R ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा 16/9। अब देखो सब के सब एक दूसरे में काट दो। अब काटने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 16/9। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करने के बाद आंसर आया 9F/16। अब देखो अब इसके आगे क्या कह रहा है। अब देखो K की वैल्यू याद रख के 9 × 10⁹ Nm², ठीक है। अब देखो अब अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं। देखो ये चार्ज है ना, देखो कहा है कि कैन चार्ज, मतलब कि चार्ज की वैल्यू दी गई है और ये पूछा है कि इतना हो सकता है। तो देखो Q = N लगाओ, और अगर N की वैल्यू अगर इंटीग्रल आ गई जैसे 1 2 3 4 तो इट इज़ पॉसिबल, और अगर नहीं आई तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो देखो Q की वैल्यू रखो, N की वैल्यू, और उसके बाद E की वैल्यू तो तुम लोग जानते ही होगी 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखो इसका वैल्यू आ गया 5, तो ये एग्जिस्ट करेगा। अगर अब एक और क्वेश्चन देख लो। तो याद रखे ना, अगर फोर्स अगर दोनों के बीच में अगर मैक्सिमम हो तो उसके लिए उसको 2 बराबर भागों में ही बांटा जाएगा, ठीक है। ये सब टर्म्स आपको नीट क्लियर करने के लिए याद रखने पड़ेंगे, तो इसे नोट रख लीजिए
कि अगर दो चार्ज को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो उनके बीच में फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। बस आपको यही पॉइंट याद रखनी थी। तो ये देखो Q/2 अब इस सब की जो वैल्यू रखी जाएगी तो उसमें फोर्स मैक्सिमम होगा। अब इसमें देखो यहाँ पे ट्रिक के तौर पे यहाँ पे लिखा गया कि फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए आधा आधा बांट दो, फॉर मैक्सिमम आधा आधा बांट दो। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक देखिए इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये प्रीवियस ईयर का तो नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें पूछा कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन कीप्ड इन फ्री स्पेस। अगर दो इलेक्ट्रॉन अगर एक फ्री स्पेस में रखे गए तो इन दोनों के बीच का Fe/Fg, ठीक है, ये बताना है। तो इसका एक सिंपल सा आप लोगों को सिर्फ इसको याद रखना है, इसको आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है। तो इसे देखिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ चार्ज, ये वाला तो हमने बता दिया। देखिए रेशियो ऑफ Fe/Fg इज इक्वल टू 10⁻42, इसे याद रख के रहिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ये 2017 में पूछा गया नीट का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछा है, सपोज ए चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज ई, वो भी निगेटिव में -E, और एक जो है वो E + ΔE है, ठीक है। द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D अपार्ट इज 0, द ΔE इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ये कहा गया है कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और उन दोनों का चार्ज इतना है, ठीक है। ये आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि Fe इज इक्वल्स टू Fg, इन दोनों के बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि Fe और प्लस F, अगर मान लीजिए F नेट ना Fe + Fg अगर होगा तो इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। ये मान लीजिए ये है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ग्रेविटेशन एंड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड डिफरेंस इज 0। तो अब मान लीजिए इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए और अब निगेटिव में हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व ऐसे किया जाए, जैसे देखिए Fe इज इक्वल्स टू Fg, ठीक है। अब Fe की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 Q², क्योंकि दोनों का चार्ज देखिए बराबर, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम के बारे में बात किया, Q²/R² इज इक्वल्स टू Gm²/R²। अब देखिए अब यहाँ पे Q और M की वैल्यू क्या रखनी है। देखिए Q की वैल्यू रखने के लिए देखिए सबसे पहले कहा गया था क्योंकि दोनों की बात किया तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो उसमें कहा गया था इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, और फिर उसका प्रोटॉन कितना बोला था, उसमें प्रोटॉन बोला था E + ΔE। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज होगा ΔE। तो अब बस सीधे से इसको रख देंगे K ΔE²/R² इज इक्वल्स टू Gm²/R²। अब इसे सॉल्व करने के बाद अब बस इसे सॉल्व करने के लिए K की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹, फिर इलेक्ट्रॉन फिर ये इसकी वैल्यू पूछाई है, और फिर उसके बाद R की वैल्यू मान लीजिए 1 रख दीजिए, और उसके बाद G की वैल्यू रख दीजिएगा, और फिर उसके बाद M का देखिए यहाँ पे मास दिया हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ये दिया हुआ है। बस इसको रखने के बाद आप लोगों का आंसर 10⁻−37 आ जाएगा। एक ये वाला टॉपिक देख लीजिए, इसमें देखिए मान लीजिए एक बॉल है, ये दो बॉलें हैं, दोनों स्ट्रिंग से बंधी हुई है ना। तो उसमें पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी चार्ज दे करके ना। और इसमें पूछ सकता है या उन बॉल का मास दे देगा और पूछ लेगा इस पर इसका चार्ज क्या है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि मान लीजिए ये दो बॉल, इन दोनों को ऐसे दूरी पे रख देंगे, तो अंदर की तरफ देखिए पहले इस पर एंगल बनाएंगे, ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो फिर उसके बाद नीचे की तरफ, तो अगर ये थीटा हुआ तो ये देखिए ये जो नीचे का जो थीटा बनता है, अगर उसके नीचे वाला जो होता है वो T cos थीटा हो जाता है, और उसके जस्ट सामने वाला हो जाता है T sin थीटा। तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो जो भी देखिए नीचे की तरफ mg लगेगा और बाहर की तरफ Fe लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ। तो आप लोगों को सिर्फ ये इस तरीके से इक्वेट करना है, T sin थीटा ये है इज इक्वल्स टू Fe, और T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। तो फिर उसके बाद इन दोनों को sin θ/cos θ कितना होता है, tan θ इक्वल टू Fe/mg। इस तरीके से करेंगे, और फिर उसके बाद tan θ में अगर Fe की फिर वैल्यू रख देंगे इस तरीके से कि Q1 Q2/R²/mg की वैल्यू mg। फिर इस तरीके से इसका चार्ज आप लोग निकाल देंगे, ठीक है, ये चार्ज निकालेंगे। और अगर R की वैल्यू देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो R है ना, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू होगी 2L sin θ। ये तो ये हो गया L sin मान लीजिए ये अगर L है ना,
तो फिर ये हो जाएगा एल साइन थीटा और ये भी एल साइन थीटा, तो हो जाएगा 2 एल साइन थीटा आर की वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है याद रख के रहिएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक ये दो स्फीयर के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2 एल साइन थीटा और इसके बाद क्यू इक्वल्स टू √4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा। ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, इसे आप याद मत कीजिएगा, बहुत आसान है। टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी तो करेंगे तो फिर क्यू की वैल्यू हो जाएगी, ये क्यू स्क्वायर नहीं, ये क्यू होगी, ठीक है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन में मान लीजिए अगर पूछ लिया कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, तो आप लोगों को सिर्फ इसमें से कोई एक टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई याद रखेंगे, या तो आप ये भी रख सकते हैं टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो निकालने के लिए मान लीजिए थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री ना, तो टी मान लीजिए कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू मान लीजिए कॉस 60 डिग्री पे मान लीजिए वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हाफ रख दीजिए कॉस 60 की वैल्यू मास का, और मान लीजिए 1 किलो का मास है तो 1 और इंटू 10, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 तो टेंशन की वैल्यू जाएगी 5, तो इस तरीके से इसका टेंशन भी निकल सकता है। देखिए एक क्वेश्चन है, 2 बॉल आर कैरिंग इक्वल चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, ठीक है। फिर उसके बाद नाउ स्ट्रिंग इज रिजिडली क्लैम्प, तो फिर अब इन दोनों का आर डैश क्या है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले ये वाला फिगर है, दो मासेस हैं वो एल लेंथ की स्ट्रिंग से बांधी गई है, और अब इसका जो एल है वो हो गया एक्स, और इसका जो वाई कंपोनेंट है उसे आधा किया गया। ये बहुत ही नोटिसेबल पॉइंट है। अब इसका आर डैश पूछा है, तो देखिए इस पर हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ था कि मान लीजिए ये एक बॉल है, ये स्ट्रिंग से बंधी हुई है, तो यहाँ पे ये थीटा डिग्री यहाँ पे बनाएगी क्योंकि ये यहाँ पे वर्टिकल में बना रही थी, तो जो भी इसको बनाएगा उसके नीचे वाला होगा टी कॉस थीटा, और ये सामने वाला था टी साइन थीटा, और यहाँ पे एम जी और यहाँ पे एफ ई, बस इसी को आप लोगों को रख देना है। टी साइन थीटा ये नीचे वाला, तो यहाँ पे एफ ई के बराबर होता है, और टी कॉस थीटा बराबर होता है एम जी के, तो टेन थीटा होता है एफ ई बाई एम जी। बस इतना करने पर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से, तो बस देखिए इसको किस तरीके से करना है। देखिए मान लीजिए ना, तो टेन थीटा के लिए क्या होता है, टेन थीटा के लिए होता है इसका परपेंडिकुलर सबसे पहले होगा r/2, ठीक है, और फिर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। मान लीजिए बेस की वैल्यू है x, ठीक है, इसमें भी r की वैल्यू r/2 ही रहेगी, और इसमें y की वैल्यू भी हो जाएगी y/2। इसको हम आप लोगों को एक बेटर सोल्यूशन दिखा देंगे। और उसके बाद इसमें एफ ई की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसमें एफ ई की वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई आर डैश स्क्वायर, ठीक है, और फिर इसके बाद एम जी की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें से सॉल्यूशन देख लीजिए कि देखिए जैसे इसमें देखिए इस तरीके से किया गया, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, बीच की वैल्यू आर है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या किया, देखिए पहले इन दोनों को इक्वेशन बनाया गया, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, ये हम बता चुके हैं आपको। फिर उसके बाद इन दोनों को डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा आ गया, ये देखिए टेन थीटा एफ बाई एम जी, यहाँ पे एफ़ की वैल्यू यहाँ पे एम जी की वैल्यू रखी गई। और फिर उसके बाद देखिए क्या कहा गया कि इसमें इन दोनों का जो ये जो स्ट्रिंग है, जो पहले y था अब हो गया y/2, और अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे r की वैल्यू r/2 रखी गई, और उसके बाद ये पहला वाला इक्वेशन है r/2, और यहाँ पे y रखी गई, और उसके बाद ये हम आपको बता चुके हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और फिर उसके बाद अब देखिए ये दूसरा इसका जो है, ये अगर tan थीटा फिर लिया गया तो यहाँ पे r'/2 रखा गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे y/2, ये जो y थी, जो पहले यहाँ पे y रखी गई थी, अब यहाँ पे हो गई r, ये y की वैल्यू हो गई y/2, और फिर उसके बाद k की वैल्यू भी यहाँ पे देखिए r' रखी गई है, और फिर एम जी। अब दोनों को देखिए इक्वेट करना है बस आप लोगों को। इक्वेट करने के बाद देखिए 2r' और उसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे r' स्क्वायर ये वाला है, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद देखिए ये r' जो वैल्यू है वो r/√2 के पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा कि 2 पॉजिटिव आयन ईच कैरिंग ए चार्ज q आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस d, इफ़ f इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। देखिए ये भी नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसको सीधे देखिए आप लोगों को इस तरीके से एफ इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम आप लोगों को तो पता ही होगा क्यू इज इक्वल्स टू एन ही होता है। अब बस आप लोगों को यहाँ पे क्यू इज इक्वल्स टू एन ही रखना है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्यू इज इक्वल्स टू
एफ डी स्क्वायर बाई के। अब क्यू यहाँ पे अंडर रूट आ गया और उसके बाद हो गया 4 के की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये क्यू की वैल्यू होती है एन ई, तो यहाँ पर ई भी आ जाएगा और ये पूरा का पूरा ऐसे रूट में हो जाएगा। तो ये देखिए इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाई क्यू, फिर इसके बाद ई स्क्वायर। देखिए क्यू इसमें जो ई स्क्वायर डाल करके अंदर डाल दिया और हम यहाँ तक रूट डाले हैं और ई जो है वो बाहर ही है। एक और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या कि व्हेन एयर इज रिप्लेस बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। तो सबसे देखिए एफ इज इक्वल्स टू एफ या एफ बाई के, ये फार्मूला होता है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक को अगर किसी दो चार्जेस के बीच में रख दिया जाए तो फिर उसके बाद उसकी जो फोर्स होती है वो के टाइम्स घट जाती है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इसका आंसर ये सही होगा। ये देखिए प्रीवियस ईयर में 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट को, तो इसमें देखिए सिर्फ यही होता है कि एफ नेट इज इक्वल टू वैक्टर सम में होता है। ठीक है, F1 प्लस F2 स्क्वायर। अभी क्वेश्चन दिखाएंगे तो हम आप लोग इसको समझ सकेंगे। तो देखिए जैसे इसका एक स्टैंडर्ड टॉपिक है कि 3 चार्जेस रखे गए हैं ना, तो उसमें से किसी एक चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो एक इस वाले चार्ज की वजह से एक फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में लगेगा और इसकी वजह से एक इधर लगेगा। तो आप लोगों को पता ही है कि इन दोनों के बीच का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एफ नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा गाइस। ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर निकालना है ये दो वेक्टर है ना, तो इन दोनों के बीच का थीटा निकालने के लिए, तो थीटा निकालने के लिए इसको ये इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है कि मान लीजिए ये ए है ये बी है। अब इन दोनों का नेट सी आ रहा है ना, तो सी को निकालने के लिए आप लोगों को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इन दोनों को मान लीजिए कॉस 60 है तो कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 से ये कट गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। और एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिससे मान लीजिए चार तो चार्ज रखे गए हैं एक क्यूब के पे, और उसमें पूछा जाए एफ नेट क्या है। तो इसमें देखिए तीन फोर्स की वजह से उस पर होगा। एक तो इस वाले चार्ज की वजह से होगा, ये वाला जो देख रहे हैं इसकी वजह से एकदम यहाँ पे लगाएगा, और इसकी वजह से ये यहाँ पे लगाएगा, इसकी वजह से वो यहाँ पे लगाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो आप लोगों को बताइए √2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए एक एफ है ये भी एफ है ना, और अगर ये दोनों 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो ये यहाँ पे हो जाएगा F√2। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसे ऐसे होता है कि मान लीजिए इन दोनों के बीच 60 डिग्री लग रहा है तो इसके बीच में हो जाएगा √3। ठीक है, सॉरी हम ढंग से लिख दे रहे हैं। तो आप लोगों को ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसकी वजह से तो इन दोनों की वजह से देखिए यहाँ पे F√2 हो जाएगा। अब क्योंकि ये दूर है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा R√2। अब हम अभी आपको जिस तरीके से जैसे यहाँ पे बताए थे फोर्स की वजह से यहाँ पे F√2 होगा, तो अगर यहाँ पे R डिस्टेंस भी होगा तो R इन दोनों डिस्टेंस का रिजल्टेंट भी यहाँ पे R√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगी वो R√2 हो जाएगी। अगर देखिए R ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे हो जाएगा R√2। तो इसकी वजह से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे F इज इक्वल्स टू के क्यू, मान लीजिए के क्यू स्क्वायर बाई, अब R स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा R√2 का R हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से होगा। आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 2 फोर्स लगेगा। फिर उसके बाद में एक तो मान लीजिए ये चार्ज है, ठीक है, ये वाला चार्ज है ये, तो एक हो जाएगा इस चार्ज की वजह से और इन दोनों चार्ज की वजह से एक ये चार्ज हो जाएगा। तो इन दोनों का ही बस रिजल्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए। दो इक्वल चार्ज के बीच में सेम चार्ज का अगर पार्टिकल होगा
तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए। देखो देखो पहला एग्जांपल जिसमें पहले में है दो माइनस चार्जेस हैं, उसके बीच में एक माइनस चार्ज रखा गया है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और वो क्यों होगा? जैसे मान लो दो चार्जेस है माइनस माइनस ना, तो अगर एक को अगर ढकेला जाएगा तो वो क्या करेगा, वो दूसरे की के फोर्स की वजह से रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों हो करके वो अपना जो पोजीशन होगा वो मेंटेन किया रहेगा, वो हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसी तरीके से इन सेकेंड केस में दो निगेटिव चार्ज के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज को रखने की वजह से अगर उसको ज़रा सा भी पुश किया जाएगा तो वो किसी एक चार्ज की तरफ जा कर के हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। एक इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए ये क्यू है, ये क्यू है, और क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम आपको क्या बताते हैं कि अगर दो सेम चार्ज के बीच में अगर सेम चार्ज रखा रहेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों का डिस्टेंस अगर सेम पाना है तो यहाँ पे इन दोनों चार्जेस का 1/4 इसका चार्ज यहाँ पर रखा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस क्यू रखा गया, तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस पाने के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे -q/4 रखा जाता है। इसे आप लोग कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले फार्मूले से, जो Fe = k/q1q2/r² होता है। और देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे +4 q चार्ज रखा गया, तो इन दोनों के बीच में कौन सा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कितने जो सेम डिस्टेंस होने के लिए यहाँ पे क्यू होगा, क्योंकि इसका ये 1/4 है। इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखिए, ये प्रीवियस ईयर में देखिए दो इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज क्यू, द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज विल बी इक्विलिब्रियम इफ़ क्यू इज़ इक्वल्स टू। देखिए इसमें भी वही पूछा गया है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए होने के लिए, जैसे ये है क्यू, तो मान लीजिए क्यू यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में q/4 रखा रहेगा, और वो भी कौन सा -q/4 होगा, ठीक है, +q/4 नहीं होगा। और ये भी देखिए उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, +q पूछा गया है। तो और ये देखिए इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, रुकिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन के मुताबिक देखिए कुछ इस तरीके से होगा, एक +4q है, यहाँ पे +4q है, कितने डिस्टेंस पे, देखिए एक तो है ओरिजिन पे है x = 0, एक x = a पे है, और एक x = 2a पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 2a, और यहाँ पे बीच में -q है। तो हम आपको क्या बताते हैं, सेम चार्जेस के बीच में अगर सेम चार्ज रखा रहेगा और उसका 1/4 रखा रहेगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम बोले तो अगर मान लीजिए इसको यहाँ पे अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया तो ये वापस इधर आ जाए, या अगर इसको यहाँ डिस्प्लेस किया जाए तो वापस यहाँ पे इधर आ जाए, तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला गया है यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो अब अगर इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो ये इससे जा कर के चपक जाएगा, क्योंकि अपोजिट जो साइन होते हैं वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो फोर्स डोमिनेट हो यहाँ पे कर जाएगा, तो ये इसको चपका लेगा, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए तो अब इसमें ऑप्शन क्या, ऑल ऑफ द चार्ज आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर यहाँ पे अब हम किसी भी चार्ज को इसको किसी को भी थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो सब कोई ना कोई एक दूसरे जा कर के चपक जाएगा। अब मान लो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि ये दो चार्ज रखे गए हैं, अब इन दो चार्जों के बीच में एक तीसरा चार्ज, अब एक थर्ड चार्ज कहाँ पे है, कितनी दूरी पे, कितनी दूरी पर प्लेस करें कि वो उसका F नेट 0 हो, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखे रहना कि इफ़ Q1 एंड Q2 आर सेम साइन, जैसे मान लो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो थर्ड चार्ज जो होगा वो हमेशा छोटे चार्ज के तरफ होगा, और वो भी अंदर की तरफ। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो थर्ड चार्ज हमेशा छोटे वाले चार्ज की तरफ होगा और वो भी अंदर की तरफ होगा। और अगर दोनों चार्ज अगर अपोजिट साइन के होंगे, जैसे मान लो जो एक प्लस है और एक निगेटिव है, तो थर्ड चार्ज जो होगा वो स्मॉलर चार्ज के तरफ ही रहेगा, लेकिन बाहर की तरफ। देखो ये थर्ड चार्ज स्मॉलर की तरफ है लेकिन बाहर की तरफ है, इसे याद रखे रहना। इसको किस तरीके सॉल्व किया सकते हैं, पहले पे आते हैं, दोनों पॉजिटिव है लेकिन जो थर्ड चार्ज है वो छोटे वाले के बगल में वो भी अंदर रखा गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मान लो लगा दिए के, जैसे के हम काट दिए तो के क्यू, और इसके बाद ये क्यू, के Q1 Q2/r², इन दोनों के बीच की दूरी, और फिर उसके बाद के Q1 Q2, ठीक है, बाई आर। अब L - x
इसका होल स्क्वायर। तो इसको याद, इसको फिर ये शॉर्टकट जो इससे निकलेगा ये वाला है, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू वन एल है, ये दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखो दोनों अगर सेम साइन के होंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और अगर दोनों अपोजिट होंगे तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ये हम थोड़ा बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जैसे x इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्यू वन, ठीक है। क्यू वन कौन सा होगा, जो स्मॉलर चार्ज होगा। फिर उसके बाद अंडर रूट क्यू वन प्लस अंडर रूट क्यू टू, और यहाँ पे l लिख देना, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करने, इसको लगाने के बाद तुम लोगों का हो जाएगा। और अगर अपोजिट वाला जो चार्ज होगा तो उसमें याद रख के रहना कि उस अपोजिट वाले चार्ज में यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट क्यू टू माइनस अंडर रूट क्यू वन। इसको करने पे तुम लोग सिर्फ 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, एक 25 कूलम है और एक -16 कूलम है, तो थर्ड चार्ज हम कहाँ पे रखें कि वहाँ पे एफ नेट 0 हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए बताया था x इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्यू वन की वैल्यू छोटे वाला चार्ज देखो -16 इक्वल्स टू अंडर रूट क्यू वन की वैल्यू हो जाएगी 4, और क्योंकि देखो दोनों अपोजिट साइन में है, ठीक है, तो यहाँ पे Q2 जो बड़ा वाला है वो इसमें से इसको हटा देंगे, तो 25 को अगर रूट में करेंगे तो 5 माइनस अगर इसको छोटे वालों करेंगे तो 4। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या दी हुई है, L, तो यहाँ पे L हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4L, ठीक है। 4L पे रखना है। और हम क्या बताते हैं, अगर दोनों साइन अपोजिट होंगे तो छोटे वाले की तरफ और बाहर की तरफ, तो इसको देखो यहाँ पे 4L पे रख देंगे, ठीक है। एक ये देख लो, कूलम इन लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर कूलम लॉ अगर पूछे तो किस तरीके से सॉल्व करना है, तो इसका फॉर्मूला पहले याद रखना चाहिए, के Q1 Q2, और फिर उसका वेक्टर फॉर्म में ना, तो R1 माइनस R2, और यहाँ पे R1 माइनस R2 होगा, और ये क्यूब में होगा। तो याद रखने के लिए जैसे मान लो एक जैसे पूछ लिया कि F क्या होगा, ये Q1 की वैल्यू दी हुई है, Q2 की वैल्यू दी गई है, इस पोजीशंस R, देखो ये R1 R2 दिया हुआ है, ठीक है। R1 R2 क्या दिया हुआ है, 1 -1 2, और ये -1 1 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक वेक्टर फॉर्म में इसका डिस्टेंस निकालने के लिए सिर्फ तुम्हें इन दोनों में से माइनस करना है। जैसे मान लो 1 -1, तो माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2i, और फिर पूछा -1 फिर -1, तो यहाँ पे -2j हो जाएगा, और 2 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे k हो जाएगा। तो और फिर अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो नीचे वाला जो दिया हुआ है ना, इसमें R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुम लोगों को क्या करना है, जैसे अंडर रूट, अब देखो ये 2 है तो ये 4 हो जाए, स्क्वायर करके फिर इसका स्क्वायर करो, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √9, तो √9 की वैल्यू क्या हो जाती है, 3, तो ये इन दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब इसको सिर्फ तुम लोगों को इसमें पुट कर देना, इस वाले जगह पे, जैसे नीचे हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 से तुम्हें डिवाइड करना है, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। अब इससे प्रीवियस ईयर में तो पूछा गया क्वेश्चन दिखा नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एक रॉड है, उसका लेंथ L है, और उसमें जो है +Q पूरा के पूरा चार्ज है, तो इसको निकालने के लिए इसमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इसमें अगर यहाँ पे पूछे कि पॉइंट P पे रॉड से ए डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इसको बताने के लिए E = KQ/A, फिर ब्रैकेट में A + L, इसे याद खुद से कर लेना। इसे याद करने के लिए जैसे एक बार बंद करके जैसे E = KQ बाई नीचे ब्रैकेट में पहले ये वाली दूरी, फिर उसके बाद ब्रैकेट में इतनी और इतनी, मतलब कि रॉड की जो लेंथ है, तो A + L, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन तुम्हें दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया, ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ L यूनिफॉर्मली, फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज +Q टू ये Q, ठीक है। तो ये एक रॉड है, इस पर पूरा के पूरा प्लस चार्ज है, और फिर इसके बाद एक और इसका जो डिस्टेंस है वो L है, ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज +Q, एक यहाँ पे जो +Q है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो F = QE होता है। तो E के लिए हम क्या बताते हैं, E = K, और इसका जो चार्ज होगा वो ये वाला चार्ज नहीं, ठीक है, AQ बाई, अब दूरी कितना लेना है, दूरी लेना है ना, तो A + L, मान लो ये x A दूरी पे हम लोग लिए हुए, इसका जो दूरी है वो A है, ठीक है। तो अब इसको इसी पे रख देना है, तो F वाला जो चार्ज पूछा है ये Q वाला, तो यहाँ पे Q रखाएगा, तो यहाँ पे जो है F = Q, और फिर उसके बाद KQ/A + L, ठीक है। अब एक इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है
कि जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है माइनस क्यू ना, तो उसमें फोर्स कहाँ लगेगा और कितना लगेगा। तो अगर जो इलेक्ट्रिक जो मान लो अगर माइनस क्यू है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसे याद रखे रहना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो अगर फोर्स लगेगा वो किस पे लगेगा, माइनस क्यू पे लगेगा, ठीक है। तो कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग लगेगा, और कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। एक क्वेश्चन देखो, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन है ना, एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ। अभी ये आगे क्वेश्चन बाकी है। जैसे मान लो ये कुछ कहा गया कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इस फ्री फॉल कराया गया, ठीक है। कितनी दूरी से कराया गया, h दूरी से। अब उसके बाद क्या किया गया कि वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, और इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव, मान लो निगेटिव क्यू है, इसे फ्री फॉल कराया जा रहा है। तो हम क्या बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू का लगता है। तो देखो इस यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू पे एक यहाँ पे लगेगा एफ फोर्स लगेगा, और एक और लगेगा F इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। दो फोर्स लग गए हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या, अब इस क्वेश्चन में क्या गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिवर्स कर दिया गया है, उसका मैग्नीट्यूड को सेम रखा गया है, और अब की बार जो है वो प्रोटॉन को फॉल कराया जा रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब की बार प्लस क्यू को फॉल कराया जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करा दिया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे बह रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, द सेम वर्टिकल डिस्टेंस, अब डिस्टेंस दूरी दोनों h तय किए हुए हैं। ये भी h किया है, ये भी h किया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव है। तो हम पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे F नीचे की तरफ लगेगा, और एक और लगेगा F इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सोचने वाले लोग सोच क्या सकते हैं कि जैसे इसमें भी F नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, इसमें भी F नीचे लग रहा है, mg लग रहा है। तो इन दोनों का जो टाइम पीरियड होगा वो डिस्टेंस के, जैसे मान लो √2gh होगा, तो क्योंकि सेम डिस्टेंस तय किया तो सेम टाइम, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इन दोनों का टाइम सेम नहीं होगा, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इसका टाइम निकालने के लिए, तो टाइम निकालने के लिए सबसे इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है, सबसे पहले एसिलरेशन के लिए F इज इक्वल्स टू ma, तो और F इज इक्वल्स टू mg भी होता है। तो a होता है, अरे सॉरी, F इज इक्वल्स टू m, एसिलरेशन के लिए ma निकल गया, और एक होता है QE, तो a के लिए QE/m, ये एसिलरेशन। और फिर उसके बाद अब उन लोगों का वेलोसिटी टाइम से वो, अब सीधे ये इक्वेशन मारेंगे, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², तो u इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हाफ at इज इक्वल, अब a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, h इज इक्वल्स टू हाफ QE/m t²। तो अब t को निकालने के लिए अब सीधे यहाँ पे इसको रख देंगे। रखने के बाद ये वाला इक्वेशन आएगा, तो t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। तो अब मास ऑफ ये प्रोटॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, तो फिर इसके हिसाब से टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन टाइम पीरियड ऑफ, मतलब कि गिरने में जो टाइम लगेगा वो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन में अब ये पूछा है टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अब जो टाइम इलेक्ट्रॉन का वो कम लगेगा, तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक टॉय कार है ना, जिस पे क्यू चार्ज है, ठीक है, मूव इन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू फोर्स QE। इसमें वही बात कही है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें एक क्यू चार्ज है, तो वो एसिलरेट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे एसिलरेट कर रहा है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, मान लो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे वेलोसिटी जो हो गई वो 6 सेकंड में हो गई, कितने देर में हो गई, 1 सेकंड में। तो इसका एसिलरेशन आप लोग
ए इक्वल टू वी टी, क्योंकि यू प्लस ए टी होता है, यू इक्वल टू 0 हो गया, ए टी तो 6 इंटू टी, तो यहाँ पे एसिलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एसिलरेशन आ गया। अब इसके बाद अब आगे क्या दिया, इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। अब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे बह रहा था अब उसको इस तरीके से कर दिया गया, ठीक है, इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन एट द इंस्टेंट ऑफ डायरेक्शन फील्ड इज रिवर्स, अ कार कंटिन्यू टू मूव for 2 more seconds under the influence of the electric field, the average velocity and average speed of the toy car। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आप लोगों को पता है ना, अगर मान लीजिए एक ये पॉइंट है, वो अगर यहाँ से ऐसे घूम के जैसे मान लीजिए ऐसे गया और ऐसे आ गया, तो ये इसकी दूरी और अगर टाइम से अगर डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। और अगर मान लीजिए यहाँ से गया और यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ए है, ये दो दूरियाँ हैं, वेलोसिटी के लिए हो जाएगा ए बाई टी और डिस्टेंस के लिए हो जाएगा ए और प्लस ए 3a बाई टी, ठीक है। तो यही चीज़ पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था, मान लीजिए यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा, अब उसका एक्सेलरेशन हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी यहाँ पे हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये 1 सेकेंड में, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे गया, अब 1 सेकेंड में उसको रिवर्स कर दिया गया, तो रिवर्स कर दिया गया तो यहाँ पे वेलोसिटी उसकी 0 हो गई और एक्सीलरेशन उसका 0 हो गया। अब उसको फिर अपोजिट डायरेक्शन में फिर से यहाँ तक गया, अब यहाँ पे फिर से उसकी एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई और वेलोसिटी उसकी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा था, अभी देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया तो s इज इक्वल्स टू यू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर 1 सेकेंड लगा, तो यहाँ से यहाँ तक गया 3 मीटर। अब तो रुका होगा तो जाहिर सी बात है कि सब देखिए सब में 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड तीनों में लगा। अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ से यहाँ पे गया तो इसकी एक्सीलरेशन वेलोसिटी दोनों 0 हो गई, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ से यहाँ तक भी अगर ये जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक भी जाने में उसको 3 मीटर ही लगेगा, और फिर ये 3 मीटर फिर वापस आ गया तो अब यहाँ पे भी 3 मीटर, तो इसका वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट 3 हो गया, और टाइम कितना लग गया वेलोसिटी के लिए 3, तो इसका जो हो गया एवरेज वेलोसिटी हो गई 1 हो गई। और अब डिस्टेंस वो एवरेज स्पीड के लिए ये 9 मीटर गया और 3 सेकंड में गया, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी एवरेज स्पीड। तो ये देखिए ऑप्शन ये वाला सही है, 1 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड। एक ये क्वेश्चन है, देखिए ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज रिलीज्ड एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, ठीक है, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, फिर उस पर एंड रिलीज द काइनेटिक एनर्जी अटेंड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग डिस्टेंस y। देखिए अगर डिस्टेंस दिया है और अगर काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन होता है, ठीक है, और ये निगेटिव में होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अगर मान लीजिए डिस्टेंस दे दिया और अगर फोर्स अगर ये काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना होता है QE और डिस्प्लेसमेंट होता है देखिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दिया ही हुआ है y, तो यहाँ पे लगा दीजिए डायरेक्ट देखिए आ गया F इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया QEY, ठीक है, सिंपल सा। देखिए एक ये वाला भी फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए एक रिंग दिया है, एक रिंग का एक कटा हुआ पोर्शन दे दिया और उसमें पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस एंगल पे, ठीक है, तो इसका जो इनिशियल से फाइनल जो लेंथ तो के बीच में जो एंगल बनेगा वो वाला एंगल होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको 2k लैम्डा बाई आर और साइन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, अल्फ़ा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आता है, मान लीजिए एक सेमी सर्कुलर रिंग दे दिया है, ठीक है, एक आधे में हो गया इसका पॉजिटिव चार्ज और आधे में निगेटिव चार्ज। तो हम आपको क्या बताते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे क्यू रखा हुआ है तो अगर देखिए अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमेशा रिपेल करेगा, ठीक है, और निगेटिव है तो निगेटिव को हमेशा ये इलेक्ट्रिक, मान लीजिए यहाँ पे आया
तो इलेक्ट्रिक चीज़ में ये बात याद रखिए, पॉजिटिव है तो हमेशा उसको ऐसे ढकेलेगा, ये निगेटिव है तो हमेशा ये ऐसे बुलाएगा। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूले के लिए देखिए ये इसको इस तरीके से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मान लीजिए इसकी वजह से आया तो हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। अब साइन अल्फ़ा बाई 2, तो अब देखिए इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 90/2 तो हो जाएगा साइन 90/2 यानी कि साइन 45 का क्या होता है 1/√2। अब देखिए √2 नीचे से हमेशा हटा दिया कीजिए कैलकुलेशन के लिए, तो √2 तो ये 2 हो जाएगा, 2 यहाँ से कट गया तो इसका ये इस तरीके से हो जाएगा √2k लैम्डा बाई आर। तो अब जो ये होगा वो वही ये भी होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम ई लगेगा, मान लीजिए ये ई की वैल्यू है ना, तो ये भी ई ये भी ई। तो अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए इसको ई मान लीजिए, अब इसको इजी मेथड के लिए अब ई का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो इसको E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2, फिर इन दोनों के बीच का एंगल cos 90, फिर उसके बाद इस ये रिजल्टेंट आएगा। वैसे भी अगर दो चीज़ अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसका रिजल्टेंट √2 टाइम्स आता है, ठीक है। तो अब इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, तो √2 और √2 होकर के 2 और फिर उसके बाद ये k लैम्डा बाई आर। अब इसका वैल्यू देखिए आ जाएगा इस तरीके से 2k लैम्डा बाई आर, ये स्टैंडर्ड। अब देखो इसमें क्या पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2008 का। अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इज गिवन ए चार्ज प्लस क्यू, मतलब ये जो रिंग है इस पे पूरे के पूरे पे प्लस क्यू दिया गया है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ इज रिंग ड्यू टू द पार्ट ए के बी, यानी कि इतने वाले जो पार्ट है इस पार्ट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस रिंग इज ई, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई है। हम तो ये मान लो ई यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पार्ट ड्यू टू द चार्ज ऑन ए सी डी बी। तो अब पूछा है कि इतने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा। तो इसमें ये नहीं पूछा कि क्या कितना होगा, इसमें सिर्फ ये पूछा है कि किस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। तो हम बताए थे कि अगर मान लो पॉजिटिव है ना, जैसे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो अगर इसके वजह से अगर ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अलॉन्ग हो गया इस इधर से देगा, तो अब इन सब का मिल करके क्योंकि अब इसका सेंटर तो यही है, सेंटर से इधर तो इधर की तरफ देगा, तो ई अलॉन्ग ओ के, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड भी दिया है, मैग्नीट्यूड ई इसलिए क्योंकि देखो ए सी की वजह से इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और बी डी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देगा, और ये दोनों एक दूसरे का कैंसिल कर देंगे, तो बचा पार्ट सिर्फ ई इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो उसके अलॉन्ग अब मतलब कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव जब चार्ज मान लो पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये पूछा है कि एक सेमी सर्कल है, उसका रेडियस ए है, तो उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है। अब उसमें पूछा हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कितना होगा। तो इसको सीधे सीधे तरीके से ऐसे E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर, और उसके बाद आर का रेडियस हो गया, और उसके बाद साइन अल्फ़ा बाई 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए बस इसमें फटाफट वैल्यू रखो 2। अब इसे सॉल्व करने पे ये आ जाएगा k की वैल्यू 1/4πε0, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा और r की वैल्यू a, और साइन थीटा, थीटा कितना होगा, थीटा यहाँ से यहाँ तक होगा 1, इन दोनों के बीच में ये जो थीटा होगा ये होगा 180 डिग्री, 180/2 साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसको ये से सॉल्व करने के बाद ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, 2 से इसको काट दिया है बस, तो यहाँ पे 2πε0 हो गया। देखो यहाँ पे 2πε0 और फिर a की वैल्यू दी हुई है लैम्डा। एक ये वाला भी देखिएगा, देख लीजिए, मान लो ये एक प्लेट है पॉजिटिव चार्ज ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो अगर यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। अब मान लो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ना, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ढकेलेगा, निगेटिव चार्ज जो प्लेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा, तो यहाँ पर जो ई नेट हो जाएगा वो 2E के बराबर हो जाएगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने पे r की वैल्यू 2 डाल देना यहाँ पे 2r,
और फिर उसके बाद 2 के नहीं आर की वैल्यू देखो यहाँ पे जो होगी ये पॉइंट जो आर होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व इस तरीके से कर देना 2 और फिर उसके बाद ई की वैल्यू ये वाली डाल देना 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देना। एक अब ये वाला देखो ई ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, एक रिंग है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब उसमें पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक मान लो एक्स डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट पी है, तो इसको निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगा देना, ई इज इक्वल टू के क्यू आर, आर ये आर इन सॉरी आर ये वाली दूरी है, ठीक है, आर है। और फिर उसके बाद ये आर रेडियस ये वाला आर है और ये दूरी वाला आर है, और इसको अंडर ये फिर उसके बाद इसके ऊपर 3/2 का होल स्क्वायर लगा देना, सॉरी पावर, मतलब कि इसे याद कर लेना एक बार, के क्यू आर बाई अंडर रूट सॉरी के क्यू आर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो आर इज इक्वल्स टू ये रेडियस आर है ना, तो आर बाई रूट 2 में, यानी कि ये वाली जो दूरी है ये आर बाई रूट 2 के अगर बराबर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन इसी से पूछा गया है नीट में। तो ई मैक्स इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 2 KQ बाई 3√3 आर स्क्वायर। और इसका एक ग्राफ देख लेना कि देखो यहाँ से ये बाहर की तरफ इधर ये है ना रिंग, तो इसके पीछे भी होगा आगे भी होगा, तो आगे की तरफ r/√2 पर यहाँ पे मैक्सिमम हो गया और यहाँ पे पीछे की तरफ r/√2 पर मिनिमम भी हुआ, ठीक है। तो ये उसका ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा इलेक्ट्रिक चार्ज में आएगा, ठीक है। और ये इसके बारे में देखिए इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, ये कोई क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेट होती हैं, स्ट्रेट पैरेलल और इक्वी स्पेस्ड लाइन रिप्रेजेंटेड इन यूनिफॉर्म, ये सब कुछ है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल कंडक्टर, देखिए कोई कंडक्टर है, एक ये गोल सी कोई भी गोल मास है, तो इसके अंदर अगर ये कंडक्टिंग है, अगर ये मेटेलिक कंडक्टिंग है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगी हमेशा। अभी आगे जैसे पूछेगा कि कोई स्फीयर है, कोई हॉलो स्फीयर है, कोई सॉलिड स्फीयर है, मेटेलिक है, तो वो अंदर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ से निकल रही है तो ये ऐसे नहीं कि ऐसे निकल गई ऐसे निकल गई, ये हमेशा देखिए ऊपर से फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे आएगा, ठीक है। यही कहा गया। अब इसके आगे देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इससे क्वेश्चन आते हैं, अभी हम इस पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक क्यू प्लस है एक माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच कोई दूरी है, तो बस वही कहा गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दोनों में से कोई एक चार्ज उठा लो, ठीक है, चार्ज सब बराबर ही होना चाहिए, और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी होती है बहुत Q इज इक्वल्स टू 2L, अरे सॉरी P इक्वल्स टू 2QL भी लिखते हैं, तो 2 कुछ होता नहीं है, सिर्फ इन दोनों के बीच की जो भी दूरी होती है, ठीक है। अब इससे स्टैंडर्ड देखिए क्वेश्चन इस पे इस तरीके से आ जाएंगे, जैसे मान लो एक 2Q है और एक यहाँ पे ऊपर दिया हुआ उसके परपेंडिकुलर एक -Q, एक उसके पैरेलल दिया है -Q, तो अब इसको डाइपोल किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसका जो चार्ज है ना इसको 2 भाग में बांट दो बराबर, जो जितना इन सब के बराबर हो, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे -Q है, यहाँ पे 3Q दिया होता, यहाँ पे 2Q, तो यहाँ पे हो जाता 2Q और यहाँ पे QQ, ठीक है। इस तरीके से जैसे मान लो एक यहाँ पे हो गया, एक हो गया QQ, ठीक है। तो इसका जो डाइपोल होगा, अब इसका जो नेट निकलेगा ऐसे रिजल्टेंट उसको, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पता ही है, दो अगर बराबर चीज़ का रिजल्टेंट निकलता है तो √2 टाइम्स हो जाता है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये एक क्वेश्चन दिया गया है, 3 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, +Q -2Q और +Q आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू a, z इक्वल्स टू 0। देखो ये तीनों का कोऑर्डिनेशन दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट। फिर उसके बाद पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली। इसको देखो किस तरीके से किया सकता है, एक +Q है पहले वाला का कोऑर्डिनेट देखो y पे दिया हुआ है, जैसे मान लो ये x है, अरे सॉरी ये x है, ये y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि पहला एक जो +Q चार्ज है वो है y a की दूरी पे, तो यहाँ पे +Q हो गया, ठीक है। अब देखो -2Q कहाँ पे दिया हुआ है, -2Q कहीं ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है -2Q।
अब फिर उसके बाद ये प्लस क्यू कहाँ पे फिर से दिया हुआ है, ये x इज इक्वल टू ए यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब बस इसको इसी तरीके से एक डाइपोल इसको एक डाइपोल इसको, तो इसको इस तरीके से मान लो, जैसे यहाँ पे माइनस क्यू ये दो चार्ज में तोड़ दो, यहाँ पे क्यू यहाँ पे क्यू। अब इन दोनों का जो नेट डाइपोल अभी हम जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो इसी चीज़ पे है। फिर इसके बाद ये नेट, तो फिर इसके बाद इसको करने के ऊपर ये आएगा p√2, p की वैल्यू डाल देना q a, और फिर उसके बाद √2, देखो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद किधर की तरफ होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, यानी कि a√2 की दूरी पे होगा कुछ। तो इसको कोऑर्डिनेट देखो, हाँ कोऑर्डिनेट डायरेक्ट इसमें बताया हुआ है, x इज इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए, z तो है ही नहीं, तो इन दोनों के होगा बराबर। अब ये वाला एक पॉइंट याद रखे रहना, अभी द डायपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी का यही मतलब होता है कि जैसे मान लो ये एक डायपोल ये एक डायपोल, तो इन दोनों का जो नेट निकलता है इसी को वेक्टर सम कहते हैं। तो ये एक वेक्टर तरीके से ऐड होता है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फिर उसके बाद देखो डायपोल के बारे में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है। जैसे मान लो ये एक डायपोल है, ठीक है, अब इसी के एक्सिस के, जैसे ये एक डायपोल है ना, इसी के पैरेलल में अगर कोई पॉइंट रख दिया गया, अब वहाँ पे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगता है। लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर इससे आते हैं कि मान लो अगर ये आर की जो दूरी है ये बहुत दूर रख दिया गया, तो डायपोल मान लो एकदम स्मॉल हो जाता है, तो वो हो जाता है 2kp/r³। ये फार्मूला एकदम रट लेना है, 2kp/r³। और ठीक है, और इसी में देखो इस तरफ अगर उसके एकदम परपेंडिकुलर रखा जाता है तो यहाँ पे हो जाता है -kp/r³। ये फार्मूला दोनों का याद होना चाहिए। अगर एक्सिस के अगर पैरेलल में है तो हो जाता है 2, और अगर नहीं है तो इस पर कोई कोई वो नहीं रहा, तो बस हो जाएगा kp/r³, 2kp/r³, kp/r³। और इसका ये वाला फार्मूला भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हमें एक बार बोल दे रहे हैं, जैसे अगर एक्सिस के सामने अगर पैरेलल में है तो 2kp r, फिर उसके बाद नीचे लगा r², r ये वाली दूरी है डायपोल के बीचों बीच से, r² - l ये इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। नियरेस्ट जो चार्ज हो जाएगा यहाँ पे वो मान लो प्लस ही क्यू है, तो यहाँ पे -l², फिर उसके बाद दोनों का स्क्वायर, और अगर ऊपर है तो r² + l² का 3/2, और यहाँ पे कोई आर वार नहीं रहेगा, ठीक है। बस ये एक बार अपने दिमाग में बैठा लेना। अब देखो ये प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है 1998 का, ए पॉइंट चार्ज क्यू ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट p ना, p दिया हुआ है, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द डायपोल r जो है वो मच लार्जर देन द डायपोल। अब देखो वही पूछा गया है कि जो r अगर बहुत ज़्यादा अगर बड़ा होगा, हाँ, और l से, तो उसके क्या वो होगा, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट q। तो कुछ पूछा नहीं है, बस यही है कि देखो मान लो ये डायपोल है, ठीक है, ये एक डायपोल है। अब इसके इक्वी कहाँ पे क्या है, ये देखो ये वाला पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये q है, तो अब बस यही पूछा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा। तो बताए थे ना, अगर देखो सामने होगा तो 2kp/r, और अगर नहीं है तो हो जाएगा 2 नहीं होगा kp/r। तो अब इसमें क्या पूछा है, देन q इज़ प्रपोर्शनल टू पूछा हुआ है, तो e इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू r, ठीक। अरे सॉरी, ये हम क्या 1 मिनट बताए थे, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। हो जाता है 2kp/r³। अगर यही पूछा होता कि अगर इसके पैरेलल में हो तो हो जाता है 2kp/r³, लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर में है तो ये kp/r³। तो ये जो हो जाएगा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है r³ के, ठीक है। तो ये देखो, तो ये इसका -3 से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि -3 का मतलब होता है नीचे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बिल्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इन एक्सियल पोजीशन इज e। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। अब यहाँ इसके सेंटर से यहाँ पे r डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो e है, ठीक है। इफ़ द डायपोल इज़ रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, ये जो डायपोल है अब इसको ये मान लो ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, अब इसको 90 डिग्री रोटेट ऐसे किया गया, ठीक है। अब पूछा है कि अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इसमें सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो ये देखो
हम बताए थे अगर आर बहुत दूरी पे होगा और तो इस तरीके से होगा ई इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लो, ई इसको अगर एक्सिस के अगर अलॉन्ग है 2kp/r³। पहला ये वाला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा क्या, अब उसको रोटेट कर दिया गया तो वो कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसके यहाँ पे भी ये अब रोटेट होगा तो इसके अलॉन्ग ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी भी आर रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब पूछा है कि अब क्या होगी, तो यहाँ का फॉर्मूला लगा दो, ई डैश इज इक्वल टू 2kp/r³। अरे सॉरी, यहाँ पे अब 2 हट जाएगा क्योंकि वो अब एक्सिस के, अब ये अलॉन्ग में हो गया, एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब बस तुम लोगों को ये इक्वेट कर देना है, E/E डैश इज इक्वल टू 2kp/r³। अब यहाँ पे लिख दो kp/r³, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब बस सीधे सीधे हो गया, E डैश इज इक्वल टू E/2। आ गया आंसर। अब ये टॉर्क के बारे में अगर पढ़ना है तो ये देखो, फोर्स इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक डाइपोल रखा है। अब इसका जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो टर्मिनल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, देखो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है साथ साथ, और अगर निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो ये वाला जो चार्ज है वो F इक्वल टू क्यू ई से खींचेगा और ये वाला जो टर्मिनल है वो F इक्वल टू क्यू ई से ढकेलेगा। तो और तो फिर उसके बाद देखो क्या होगा, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज इक्वल टू 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स डाइपोल पे 0 का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे 10 बार बोल लो, नेट फोर्स ऑन डाइपोल 0। टॉर्क को याद रखे ना, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा होता है। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, अगर वो इसके ये परपेंडिकुलर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये उसका डाइपोल मोमेंट है, अगर ये एकदम ऐसे होगा तो वो मैक्सिमम होगा। और वो कब होता है, थीटा इज इक्वल्स टू वो 90 डिग्री के अगर परपेंडिकुलर हो गया। मिनिमम कब होता है, जब टॉर्क अगर ये डाइपोल मोमेंट ऐसे हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 180 डिग्री पे हो जाएगा। अगर मान लो इस तरीके से दिया हुआ है तो डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टूवर्ड, तो देखो इसमें इस तरीके से, जैसे मान लो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसमें डाइपोल है, अगर डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर शुरुआत में अगर ऐसे दिया, अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका जो फोर्स होगा वो डोमिनेट करेगा ना, तो डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टूवर्ड लेफ्ट। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है ना, तो फिर यहाँ पे ये डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टूवर्ड राइट साइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है। अगर ये खींच रहा है तो ये ज़्यादा खींचेगा, और अगर यही निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा तो ये इसको खींचेगा लेकिन उतना तेज़ी से नहीं जितना ये अगर पॉजिटिव वाला उसको ढकेलेगा, तो टूवर्ड्स यहाँ पे हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री पर रखा गया है, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये दी हुई है, ठीक है, और फिर उसका इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क दिया हुआ है, और फिर उसके बाद चार्ज ऑन डाइपोल और डाइपोल की लेंथ दी हुई है। तो इसका सीधा फार्मूला ये होगा, टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है। और जो साइन की वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के जो बीच का एंगल होगा उसी को याद रखे रहिएगा। ये नहीं कि अगर मान लो अगर एंगल बदल दिया, कोई क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को याद रखे रहना है, ठीक है, कि यानी कि बस याद रखना है कि परपेंडिकुलर करने की कोशिश करनी है क्योंकि मैक्सिमम होता है। अब देखो टॉर्क की कितनी वैल्यू दी हुई, 4। अब P की जगह पे लिखेंगे आप P इज इक्वल्स टू Q इंटू L होता है, तो Q और जो डाइपोल का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर में 2 × 10⁻⁻², और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 2 × 10⁵ और उसको साइन 30 की वैल्यू हाफ हो जाती है, तो हाफ से इसको काट दीजिए। अब इसको सॉल्व करने के बाद Q की वैल्यू हो जाएगी 2 माइक्रो कूलाम। अब ये 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन टॉर्क एक्टिंग इज़ गिवन बाई, तो टाउ इक्वल टू PE होता है, ठीक है। तो अब बहुत लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि क्रॉस होगा तो डॉट होगा। देखो अगर कहीं भी दिया हुआ है PE, जैसे मान लो PE साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा कहाँ पे लगता है, जहाँ पे क्रॉस होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, साइन थीटा। और अगर डॉट वाला जो प्रोडक्ट होता है जैसे M.A है तो MA कॉस थीटा, तो वहाँ पे कॉस थीटा होता है, ठीक है, इसको याद रखे रहना। अगर क्रॉस प्रोडक्ट वहाँ पे आता है जहाँ पे साइन थीटा होता है, और डॉट प्रोडक्ट जिसे इस तरीके का जो डॉट बहुत सारे में होता है वो होता है कॉस प्रोडक्ट, ठीक है।
अब इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये मतलब होता है कि कोई बॉडी है उससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं उसके परपेंडिकुलरली, उसी को कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ई डॉट ए होता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ए होता है उसका एरिया, यानी कि उसका एरिया। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक डिस्क है, ठीक है। अब डिस्क से अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो ये एक डिस्क है, जैसे इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये एक डिस्क है और डिस्क के एकदम ऐसे पैरेलल में, जैसे यानी कि मान लो ये एक कोई, जैसे ये एक डिस्क है, ठीक है, इसी डिस्क के अलॉन्ग ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो उसमें फ्लक्स क्या होगा। तो अगर ये अगर मान लो एक डिस्क है, अगर उसी के अगर अलॉन्ग अगर पास होगा तो फ्लक्स तो होगा ही नहीं। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते थे, ई ए और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे दी थी। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग लगा देते हैं कि वो लगता है कि इन दोनों के बीच का, लेकिन होता है एरिया वेक्टर और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का यहाँ पे एंगल रखना होता है, ठीक है। ई ए कॉस ई ए साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। सॉरी पी ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। इसे सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे मान लो ये एक डिस्क है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे अगर पास हुआ है या ऐसे पास हुआ है किसी भी एंगल पे, मान लो ये डिस्क है, अब ऐसे 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 किसी भी एंगल पे अगर ऐसे पास होगा तो उसका फ्लक्स ज़ीरो होगा। अगर ये डिस्क है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होगा, ऐसे 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 अगर इस एंगल पे अगर पास होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उसी एंगल पे, जैसे ये डिस्क है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो ये, तो अब इन दोनों का ये वाला एंगल रखेंगे। ये नहीं कि अगर मान लो ऐसे पास हो रहा है ये डिस्क है, तो अब किसी भी एंगल पर ऐसे ऐसे रखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। अब प्रीवियस ईयर अब देखो इसमें क्या कहा है, एक स्क्वायर सरफेस है, उसका लेंथ उसकी जो साइड्स है वो एल एल की है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा गया, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थीटा डिग्री पे है, ठीक है। इस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग इन द सेम प्लेन, यानी कि जो प्लेन में रखा गया उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करा दिया गया है, किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। फिर उसके बाद क्या पूछा हुआ है, फिर उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा हुआ है, तो इसका भी वही मतलब है, ये एक डिस्क है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे 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 पूरा पास कराया गया है, ठीक है। तो अब उसमें फ्लक्स का क्या होगा, तो अब देखो इन दोनों के बीच का जो जैसे एरिया वेक्टर हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो फिर तो अब इसका एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये अगर इस तरीके से है तो इसको 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया, तो ई ए साइन 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ज़ीरो हो जाएगा, तो यानी कि ज़ीरो फ्लक्स को उसमें से पास करेगा। अब देखो सेम क्वेश्चन फिर 2006 में पूछा गया है, ए स्क्वायर सरफेस साइड एल, हाँ, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से उसी प्लेन में से पास कराया गया है, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से ज़ीरो होगा। तो अब ये दो टॉपिक कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर पैरेलल में अगर होगा, अगर किसी डिस्क के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, ये दो सेम रिजल्ट हो गए। अब देखो क्या है कि अगर एक ये वो है, एक मान लो कप शेप में है, ये कप शेप है, तो इसमें दो सरफेस ही हैं, एक ये, मान लो ये एक कप है और इसको इन दो चीज़ों से ऐसे ढक दिया गया है। रुको इसमें आ नहीं रहा है, जैसे मान लो ये एक कप है, ठीक है, अब इसमें से ये एक कप है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से ऐसे पास हो रही है, तो अब पूछ लिया इसमें फ्लक्स अब क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास कर रही है, तो इससे ये नहीं मतलब है कि इसका, अब इसका इफ़ेक्टिव एरिया ही लेना होता है। तो इफ़ेक्टिव किसी भी, अब ये अगर एक कटोरिया शेप हो या एक ऐसा सिंपल डिस्क हो ना, तो अब ये हो या ये हो, इसमें फ्लक्स हमेशा बराबर का ही पास करेगा। इससे ये मतलब नहीं है कितना भी ये हो सकता है, ये इतना घुमा दे, ठीक है, ये इतना घुमा दे, और फिर उसके बाद ये पूछे कि इसमें से फ्लक्स कितना, तो इन तीनों में सेम फ्लक्स पास करेगा, ठीक है। इससे ये नहीं मतलब ये कितना उभार, इसमें इफेक्टिव एरिया लेना होता है, तो इफेक्टिव एरिया हमेशा एक डिस्क का लेना होता है। डिस्क का कितना होता है, डिस्क का इफेक्टिव एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्लक्स का कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाता है ई डॉट ए होता है, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
और एक और पॉइंट याद रखे रहना कि मान लो कोई भी क्लोज्ड स्फीयर है, क्लोज्ड सरफेस, अगर कोई भी क्लोज 3D सरफेस है, स्फीयर है, तो उसका उसमें से फ्लक्स हमेशा ज़ीरो रहेगा, ठीक है। हाँ, कोई भी क्लोज 3D सरफेस है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा ज़ीरो रहेगा। अब देखो इसमें से एक क्वेश्चन है, मान लो ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कितना पास करेगा, ई ए कॉस, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, तो इन दोनों का जो एंगल होगा वो 180 होगा, ई ए कॉस 180, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा निगेटिव, क्योंकि कॉस 180 होता है, निगेटिव पाई आर स्क्वायर, ई डॉट पाई आर स्क्वायर। अब इसके अलॉन्ग लगेगा तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री, तो ई डॉट पाई आर स्क्वायर। अब एक सेम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसमें अलग है, जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज, अगर एक सेमी सर्कल, एक वो है, एक कटोरिया है ना, एक कटोरिया के बीच में एक पॉइंट चार्ज रख दिया। अब पूछ रहा है कि अब फ्लक्स कितना पास करेगा इसकी वजह से। अब देखो ये जो चार्ज होगा ना, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई हो गया। अब इसका पूरा सरफेस लेंगे, ठीक है, अब इस कटोरिए का पूरा के पूरा सरफेस लेंगे, क्योंकि अब देखो ये पूरा ऐसे, उस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 पास हो रहा था, ऐसे 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 पास हो रहा था ना, मतलब इस तरीके से पास हो रहा था। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से पास हो रहा है। तो अब जहाँ जहाँ से जो पूरा के पूरा आप सरफेस लेंगे, अब इफेक्टिव नहीं लेंगे, पूरा सरफेस लेंगे, तो पूरा सरफेस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और इफ जो एक पूरा के पूरा, अगर एक कटोरिया है, एक कटोरिया का सरफेस कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर कटोरिया नहीं होता, अगर सेमी सर्कल था, तो वहाँ पर होता पाई आर स्क्वायर। और अब ये लास्ट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक है, इसमें है कि एक क्लोज बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पैरेलली पास हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा ज़ीरो, इसका नेट फ्लक्स जीरो का, नेट फ्लक्स इसमें भी ज़ीरो होगा, लेकिन इसमें सरफेस 1 सरफेस 2 की बात की हुई है, क्योंकि अब देखो ये पॉजिटिव माइनस, अब ये दोनों जुड़ेगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फ्लक्स का किसी भी क्लोज बॉडी का ज़ीरो हो जाएगा। और इसी में अगर ये दूसरा सरफेस न दिया होता, अगर ये यहाँ से ओपन होता और तब पूछता है कि इसमें फ्लक्स कितना हो रहा है, तो इसमें सिर्फ इतना। अगर ये दोनों सरफेस दिया हुआ है, अब इसमें पूछेगा कि इसका नेट फ्लक्स कितना होगा, तो इसका भी नेट फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। और इसमें 2 पूछेगा तो इसका निगेटिव नहीं, इसका पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब देखो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज़ 1/एप्सिलॉन नॉट द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, ठीक है। देखो इसको सिर्फ 2 तरीके से याद कर लेना जितना ज़रूरी है। राइट, देखो इसका हो जाएगा कि फ्लक्स टोटल कितना होता है, क्यू इन, जितना चार्ज अंदर होगा उस 1/एप्सिलॉन नॉट इसका फ्लक्स होता है। और इसका एक और होता है ई डॉट ए होता है। ये 2 फॉर्मूले याद रहे होने चाहिए। और फिर उसके बाद देखो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्यू ई इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। अब देखो फ्लक्स जो है वो साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लो ये मान लो ये 2 स्फेरिकल सेल है, एक चार्ज एक अंदर है ना, तो फ्लक्स दोनों में बराबर होगा, क्योंकि दोनों की वजह से चार्ज क्यू की वजह से उसमें फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0 1 के लिए, 2 के लिए, दोनों के लिए। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। देखो शेप की कोई भी हो, उसमें से देखो मान लो स्फीयर है, एक क्यूब है, एक सिलेंड्रिकल शेप है ना, तीनों में अगर चार्ज Q अंदर है तो फ्लक्स तीनों में Q/ε0 होगा। और फ्लक्स को भी हमेशा चार्ज के साइन के हिसाब से ही रखना चाहिए, कीप चार्ज विथ साइन। तो मान लो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से फ्लक्स हमेशा निकलेगा, निगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स हमेशा उसमें आएगा। और एक अब ये देखो एक क्वेश्चन है कि इफ़ डाइपोल इज़ केप्ट इन स्फीयर, इसको देखो इस तरीके से समझो, जैसे मान लो ये एक स्फीयर है ना, इसके अंदर एक डाइपोल रखा गया है। तो अब अगर यही इसमें कहा गया कि ये डाइपोल उसमें उस स्फीयर में रखा गया है, तो इसमें फ्लक्स ज़ीरो होगा, ये बात याद रखे रहना, ठीक है। फ्लक्स उसमें ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लो। देखो इसमें कहा गया इफ़ स्फीयर इज कंटेंट क्यू चार्ज विथ रेडियस आर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ मतलब कि देखो एक स्फीयर है, उसका रेडियस आर है, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इतना दिया हुआ है साई फाई, तो फिर अब उसमें पूछा कि अब उसको रेडियस 2r कर दिया गया, तो अब उसका कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन सेम बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ज़ीरो इन क्लोज सरफेस
ठीक है, ये तो हम बता ही चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है क्लोज सरफेस में ज़ीरो होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में बी ज़ीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, मतलब कि सरफेस के ऊपर, ऑन बोला, सरफेस के अंदर नहीं, ठीक है। कोई क्लोज सरफेस है ना, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ज़ीरो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। चार्ज इन साइड द सरफेस मस्ट बी ज़ीरो, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। और फिर उसका एक और ये, इफ़ डाइपोल इज़ प्लेस्ड इन स्फीयर फ्लक्स इज ज़ीरो, ये हम तुम्हें ऊपर के टॉपिक बता चुके थे। डाइपोल इज केप्ट इन स्फीयर द फ्लक्स इज ज़ीरो थ्रू द सरफेस। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ज़ीरो एनीवेयर ऑन द स्फीयर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो स्फीयर के अंदर, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो ज़ीरो होगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं होता, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो उसके ऊपर आ जाता है। अब देखो इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, देखो एक चार्ज क्यू है ना, ये कहाँ पे रखा गया है, एक क्यूब के कॉर्नर पे रख दिया गया है, ठीक है। अब उसमें पूछा गया है कि ये क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो उसके मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब उसके 6 कॉर्नर पे कितना जो होगा वो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब कितना उससे पास करेगा उस। तो देखो ये क्यूब के, अगर यहाँ पे अगर एक चार्ज रखा गया तो किसी भी गोल चीज़ का अगर क्यूब है तो वो इस तरीके से, अब जैसे उसमें कहा गया कि एक चार्ज को कॉर्नर पे रखा गया, तो कॉर्नर पे रखने का ये मतलब है कि मान लो ये एक कॉर्नर इसका जो है, एक देखो गोल है तो इसका 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब इसी की तरह एक, अब इसके ऊपर भी 4 ठो रख दिया जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा क्यू का, हो जाएगा किसी एक ब्लॉक में वो हो जाएगा Q/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ कहा गया है कि Q/8 हो जाएगा, तो Q/8 हो जाएगा तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन। जैसे एक इसमें ये कहा गया है कि एक चार्ज Q है, कॉर्नर पे रखा गया है, तो उसमें फ्लक्स कितना पास करेगा, तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब उसमें पूछ रहा है, एक सेकंड क्वेश्चन है, तो उसमें ये पूछ रहा है कि फ्लक्स बताओ कि अगर ये कॉर्नर पे अगर एक चार्ज क्यू रख दिया गया है, तो फिर उसके बाद हर एक फेस से, यहाँ पे देखो पूरे के पूरे क्यूब का बात किया था, अब इसमें बताया कि हर एक फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो बहुत सारे लोगों को लगे Q/8 एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूब से पास करेगा, तो इसका 1/6 कर देंगे, क्योंकि 6 फेस होते हैं, 1/6 कर देंगे तो फिर इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर 1/3 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऐसे फेस होंगे जहाँ से फ्लक्स पास जो होगा वो 0 डिग्री बनाएगा, तो फिर वो पास ही नहीं करेगा। तो 3 से तो 0 निकलेंगे, तो देखो 3 फेस से 0 निकलेंगे, और 3 फेस से कितना निकलेगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट का भी 1/3 कर देंगे, तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वाला लास्ट टॉपिक देख लो। तो इसमें ये पूछा जाता है कि मान लो अगर ये एक स्फीयर है ना, इसमें 4 तो इस ऐसे मान लो 4-5 चार्ज रख दिए गए, मान लो अगर 5 चार्ज हैं, एक चार्ज बाहर है, तो अब इसमें पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किसकी वजह से होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो याद रखना, देखो Q/एप्सिलॉन नॉट होता है और E.A होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो पाँचों के पाँचों चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। ये बात याद रखे रहना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ड्यू टू ऑल चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड, यानी कि अंदर हो या बाहर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होता है। लेकिन क्यू जो चार्ज जो होता है, वो चार्ज जो होता है वो इन पांचों की वजह से होगा, क्योंकि क्यू इन होता है ना, चार्ज कितना इनक्लोज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सबकी वजह से होगा। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। देखो 2012 में पूछा गया, व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द क्यूब साइड ए इफ़ पॉइंट चार्ज क्यू इज़ एट वन कॉर्नर। अगर एक कॉर्नर पे हम तो बताइएगा, अगर एक कॉर्नर पर अगर एक चार्ज रखा हुआ है ना, तो उसका फ्लक्स कितना होगा, तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाई a Gaussian surface radius r, if the radius is double then the outward electric flux remain same। हम बताए थे जो फ्लक्स होता है वो किस मतलब कि साइज, शेप, इन सब चीज़ों पे इंडिपेंडेंट होता है, वो सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ए हॉलो सिलेंडर हैज़ ए चार्ज क्यू कूलाम। यहाँ पे मान लो एक चार्ज क्यू कूलाम है विद इन सर, फिर उसके बाद ये इफ़ जाई इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद कर्व सरफेस बी। देखो इसमें ये कहा गया, देखो इसका 3 सरफेस हैं A, B, C। एक सिलेंडर है, इसका ये ऊपरी सिरा, ये निचले सिरा, और ये उसका ऐसे वाला, ठीक है। तो इससे जो है वो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, कितना, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है बी सरफेस से, यानी कि इतने पूरे से इतना निकल रहा है। तो फिर उसके बाद पूछ रहा है कि
ए से कितना निकल रहा है। तो याद रखना, देखो इतना निकल रहा है तो इन दोनों से बराबर निकलेगा, ठीक है। तो जो फ्लक्स नेट होगा वो ए, बी और सी तीनों की वजह से होगा। अब इसमें ये कहा गया है कि ए की वजह से कितना होगा। तो याद रखना ए और सी बराबर होंगे, तो मान लो 2x मान लो। अब इसके बाद फ्लक्स नेट कितना होगा, अब इसमें क्या 2x मान लो, ये और ये मिल करके 2x बना दिए। और फिर उसके बाद नेट कितना होगा Q बाई एप्साइलन नॉट, ये पूरे के पूरे सिलेंडर में से निकलेगा Q बाई एप्साइलन नॉट। अब उसमें से B में से जितना निकल रहा है उसको घटा दो, B में से इतना निकला, ठीक है। अब उसमें से सिर्फ किसी एक की वजह से पूछा था, तो x इज इक्वल टू हाफ Q बाई एप्साइलन नॉट माइनस जाई, ये आंसर आ गया। अब देखो इसका आंसर यही वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ए चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एनी फेज। देखो इसके बारे में भी हम तुम्हें अभी बता चुके थे। देखो ये इसी पे है कि फ्लक्स को पूछा है कि देखो 3 से 0 निकलेगा और 3 से Q बाई 8 एप्सिलॉन। अगर एक चार्ज कॉर्नर पे रखा हुआ है तो वो क्यूब से जब पास करेगा तो 3 से तो 0 निकलेगा और 3 से कितना निकलेगा। अब चार्ज का कंट्रीब्यूशन है Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और उसका भी 1/3 कर दो क्योंकि 3 से निकल रहा है, तो Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें देखो ये वाला होगा Q बाई 6 इंटू 4 24 होता है, सॉरी ये वाला है Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा ए चार्ज Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस। देखो इसमें ये पूछा है कि जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है, वो क्यूब ना, ये क्यूब है, क्यूब के सेंटर पर रखी हुई है, ठीक है। अब ये हर एक फेस से मान लो ये सामने वाला, इससे ये कितना ये फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा। तो फ्लक्स का क्या होता है Q, मान लो ये Q है, क्यों तो अब Q है जो पूरा के पूरा एक ही क्यूब में, तो इसको Q लिखेंगे ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q की वैल्यू क्या दी हुई है, Q माइक्रोकूलम, तो इसका आंसर डायरेक्ट यही होगा Q माइक्रोकूलम। माइक्रो का कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाता है, ठीक है। और इसमें पूछा है ईच फेस, तो इसमें से हर एक फेस से निकलने के लिए, देखो ये जो हो गया ये पूरे के लिए हो गया, ठीक है। अब इससे ईच फेस से निकलने के लिए होगा Q बाई 6, क्योंकि 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब अगला क्वेश्चन ये, ए चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। देखो सेम क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू ऑल द 6 फेज। देखो इसमें भी यही पूछा कि ऑल द 6 फेज से कितना पास करेगा, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसमें पूछता कि एक फेज से कितना, तो Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड L, ठीक है। एक क्यूब है ना, एक क्यूब है, उसका साइड L है, तो और उसमें बीच में प्लस Q रखा गया है। सेम इसी तरीके से है जो ये वाला जो क्वेश्चन था, उसी तरीके से ये वाला भी है। और फिर उसके बाद पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जेस फ्रॉम द क्यूब। अब देखो इसमें क्या बदल दिया, अब इसमें देखो इसमें पूछा था ईच फेज से, तो ईच फेज से अब 6 फेज होते हैं तो 6 से डिवाइड कर दिए। अब इसमें पूछा गया है फ्रॉम फुल क्यूब, मतलब पूरे क्यूब से, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सबसे पहले देखो हम वायर के लिए, एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले वायर के लिए देखो कुछ ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं और फार्मूले थे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली वायर। देखो ये वायर जो है वो लगभग शीट की तरह है। फिर शीट के लिए हम तुम्हें क्या फार्मूला बताया था, 2K लैम्डा बाई आर। देखो यहाँ पे बताए थे यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट जो शीट थी, ठीक है, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी। हाँ तो इसके लिए क्या बताते हैं ये 2K लैम्डा बाई आर। तो इसी तरीके से ये वायर भी जो है इसमें भी 2K लैम्डा बाई आर। इसको निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस बना लेना, जहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वो हो जाएगा 2 पाई आर और जितना लेंथ होगा L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। और फिर उसके बाद इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। Q को लैम्डा L लिख सकते हैं क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ इज इक्वल टू Q।
ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा E=2k λ/r। और फिर उसके बाद इसका देखो ग्राफ पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड r से कैसे वेरी करेगा। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसका घटता जाएगा। तो फिर उसी तरीके से ऐसे उसका घट रहा है। रेडियस बढ़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, रेडियस एकदम कम है इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर। देखो ये जो है ये थिन वायर है, ठीक है, और ये जो है वो एक वो सिलेंड्रिकल वायर है, वो भी देखो इसका जो रिज़ल्ट है वो सॉलिड और हॉलो दोनों के लिए है। यानी कि अगर ये सॉलिड है यानी कि पूरी तरीके से या तो भरा रहे या तो पूरी तरीके से खाली रहे, तो भी इसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सेम है। जैसे अंदर ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर देखो कोई भी देखो अगर कंडक्टिंग चीज़ें हैं मेटेलिक, अगर स्फीयर है ये सिलेंड्रिकल वायर भी है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। अगर कोई चार्ज दिया जाएगा तो वो उसके बाहरी सरफेस पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ज़ीरो और बाहर, इसे याद कर लेना सिग्मा r बाई एप्सिलॉन। देखो इसमें जो q की वैल्यू होगी वो सिग्मा r, ये q देखो E होता है q। तो इसको सीधे तरीके से याद कर लेना यार कि E = सिग्मा r बाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। और इसका ये वाला जो रिजल्ट होगा वो सेम किसके लिए होगा, नॉन कंडक्टिंग अगर हॉलो है। देखो किसी बहुत सारे केसेस में नॉन कंडक्टिंग हॉलो जो होती है वो मेटेलिक के ही जैसा बिहेव करती है, क्योंकि देखो जो चार्जेस होते हैं ना वो पूरे के पूरे सरफेस पे आ जाते हैं। अगर ये हॉलो है तो फिर इसका जो चार्ज होगा वो ऑब्वियसली पूरा के पूरा बाहर ही रहेगा। तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर के लिए भी ये वाला केस जो है वो सही होगा। और फिर उसके बाद अगर सिलेंड्रिकल वायर अगर नॉन कंडक्टिंग भी है और अगर सॉलिड है तो उसके लिए ये वाला। तो सॉलिड के अंदर देखो चार्ज जो है वो बिखर जाएगा। तो इन साइड जो होगा सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और आउट साइड जो हो जाएगा E = सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम सबसे पहले तुम लोगों को ये दिखा करके स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दिखा देंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर उसके बाद थोड़ा सा एडिशनल थोड़ा सा भी दिखा देंगे। जैसे देखो अब देखो जैसे अब देखो जैसे यहाँ पे देखो सीट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखो सीट के लिए होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, देखो वो अलग था। तो यार एक माफ़ी चाहेंगे, हम यहाँ पे जो तुम लोगों को बताए थे ना ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये सीट के लिए नहीं है। तो सीट के लिए ये वाला फार्मूला है, सीट के लिए होगा E = सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे याद रखे रहना, ठीक है। जैसे इसमें कोई क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेगा, जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज सीट है, दो पॉजिटिव चार्ज सीट है ना, तो अब इस पर पूछ लेगा P, Q और R पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होती सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है ना। तो P पे क्या होगा, इसकी वजह से होगा इसकी वजह से होगा, दोनों दो इसकी वजह से होगा और एक इसकी वजह से होगा। और R पे जो होगा वो इसकी वजह से दोनों की वजह से होगा। और Q पे जो होगा ना वो इसकी वजह से ऐसे होगा और इसकी वजह से राइट में, इसकी वजह से लेफ्ट में होगा, ठीक है। तो समझ रहे हो। तो अगर P पे पूछेगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो EP और ER जो बराबर हो जाएंगे और दोनों जुड़ के मान लो सिग्मा बाई 2, ठीक है। रुको दिख रहा है, देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से इतना हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मान लो Q पे पूछेगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बस यही चीज़ यही है। और एक स्फीयर का भी फटाफट देख लेते हैं। स्फीयर का देखो देखने के लिए देखो ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूछेगा, जैसे स्फीयर से देखो ज़्यादा क्वेश्चन या एक बार पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। जैसे मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, और ये स्फीयर भी हो और या सेल हो, अगर कंडक्टिंग हो, ठीक है। देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, अब वो कंडक्टिंग होना चाहिए। मतलब मान लो अगर कंडक्टिंग है तो सॉलिड हॉलो दोनों हो, तो उसके लिए सेम रिजल्ट होगा। और ठीक है, और फिर उसके बाद अगर तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि अगर मान लो अगर दिया हुआ है हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर इज़ जस्ट लाइक एन सेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल। अगर इन सब रिजल्ट में अगर कुछ दिया तो उसका यही फॉर्मूला लगेगा। देखो इनसाइड फिर से अगर कंडक्टिंग है तो भाई इनसाइड 0 होगा, आउटसाइड हो जाएगा, आउटसाइड उसके हो जाएगा एक पॉइंट चार्ज की तरह, उसको फिर ट्रीट करने लगा KQ/R²। ये वाला एक बार इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना। देखो हम तो बता रहे हैं एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर हो गया, कंडक्टिंग है ये। अब ये सॉलिड है
और इसके यहाँ पे मान लो अगर एक चार्ज है, अब इस पे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब इसके ऊपर जितना चार्ज होगा और इसके यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसके लिए ये वाला फार्मूला लगेगा, E=KQ/R²। और देखो अंदर ज़ीरो है तो यहाँ से ऐसे मतलब कि ये स्फीयर है, यहाँ से यहाँ तक गए जीरो, और फिर इसके बाद जितना आगे गए इलेक्ट्रिक फील्ड घटता गया। अब देखो जैसे इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया 3R/2 है, यानी कि स्फीयर से बाहर है, ठीक है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट R/2 कितना होगा, और ये क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसमें लिखा रहेगा सॉलिड कंडक्टिंग, या लिखा रहेगा हॉलो कंडक्टिंग, या हो सकेगा लिखा रहेगा स्फेरिकल सेल। ये तीन में से कोई एक चीज़ लिखा रहेगा, और उस पर पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट R/2, तो इन साइड कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे देखो ये एक टॉपिक है, जैसे हम इस पर तुम्हें थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे को मान लो चार्ज Q इज़ प्लेस्ड एट सेंटर ऑन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल। मान लो एक कंडक्टिंग सेल है, ये दो ठो कंडक्टिंग सेल है। अब यहाँ पे बीच में +Q चार्ज रख दिया गया है, ठीक है, और उसका इनर रेडियस है A और आउटर रेडियस B है, ठीक है। तो अब इसमें पूछ लेगा कि दोनों पे चार्ज बताओ, तो अगर देखो अंदर +Q है तो यहाँ पे अंदर की तरफ जो होगा वो इंड्यूस चार्ज जाएगा, वो माइनस हो जाएगा -Q, और फिर बाहर की तरफ जो होगा वो हो जाएगा +Q। ये हम देखो ये इस तरीके से मान लो ये एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। ये बहुत पतला होता है, ये इतना मोटा नहीं हम एक्सप्लेन करने के लिए होता है। इसका दो सरफेस हो जाता है, तो अंदर की तरफ जो होता है वो अंदर की वजह से आ जाएगा, और बाहर की जो हो जाएगा वो बाहर की उसी का पॉजिटिव जो हो जाएगा। अब जैसे इसमें पूछ लिया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर R = A। मान लो अगर ये थोड़ा सा इस तरीके से ना होकर के, मान लो अगर ये सेल होता वो थोड़े मोटे में होता, उसमें लिखा होता है एक हॉलो स्फीयर है जिसका इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B दे दिया है, तो अब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पूछा यहाँ पे कहीं, इस क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे कहीं यानी कि A से ज़्यादा होना चाहिए और B से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालने के लिए E=KQ/R² रख देना, ठीक है। और अगर पूरा अगर मान लो अगर यहाँ पे पूछेगा तो फिर उसके बाद इसकी पूरी की वजह से हो जाएगा, तो हो जाएगा ये अभी आगे चल करके बात करेंगे। अब जैसे मान लो ये पूछा व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ इंड्यूस चार्ज Q ऑन इनर एंड आउटर सरफेस। तो देखो इनर पे हम बताए थे -Q आ जाएगा, आउटर पे +Q आ जाएगा। अगर इस पे पहले से कोई चार्ज ना दिया गया हो तो देखो, अब सेकंड रिजल्ट देखो इस पे इफ़ अ चार्ज हैज़ +Q, मतलब इस पे देखो एक चार्ज है, मतलब रुको हम ये दिखा रहे हैं, देखो एक सेल है ना, उसमें पहले से ही उस पर +Q चार्ज है, ठीक है। अब उसमें +Q चार्ज जो है अब उसको दे रहे हैं, अब देखो यहाँ पे +Q चार्ज उसको दे दिए एट द सेंटर। अब उसमें पूछा फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज एट इनर एंड आउटर सरफेस। अब उस पर इंड्यूस चार्ज क्या होगा। अब देखो मान लो ये सेल है ना, अब इसको बहुत पतला मान लिया गया। अब देखो इसमें ये चार्ज दिया गया ये पहले से, अब इसके वजह से यहाँ पे जो इंड्यूस होगा वो -Q होगा। अब देखो जो दिया जाता है वो हमेशा बाहर की तरफ रहता है, तो अब देखो ये देने की वजह से देखो यहाँ पे -Q था, अब यहाँ पे आया +Q, और पहले के वजह से हाँ, तो इस पे देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा। देखो अभी इसका चार्ज का तो हो गया मसला। अब इसमें पूछ लिखा कि मान लो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए अब देखो इनर जो है -Q है, तो -Q अब इसका जो सेल है उसका जो रेडियस जो भी हो, जैसे मान लो अगर रेडियस अगर मान लो ये पतला ना होकर के मोटा होता, इसका रेडियस होता है R1 ना, तो इसका जो एरिया होता है 4πR1²। और आउटर के लिए ये वाला चार्ज रख दो Q+Q, और ये रेडियस उसका यहाँ पे 4πR2², ठीक है। और फिर इसके बाद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, बस ये वाला लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग स्फीयर। मान लो एक स्फीयर है वो इंसुलेटर और वो सॉलिड भी है ना, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है KQ/R3, और आउटसाइड होता है E=KQ/R²। आउटसाइड उसको पॉइंट चार्ज की तरह मान लेना, इनसाइड का यही थोड़ा तिगड़मबाजी है। देखो इसमें कुछ ही जगह पे तिगड़मबाजी है, जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो सॉलिड है नॉन कंडक्टिंग है तो KQ/R3 है, हाँ और बाकी सब जगह पे देखो
इसका बता दिए। स्फीयर में देखो एक इस जगह पे था, इस जगह पे इनसाइड ज़ीरो था। अगर कंडक्टिंग है सॉलिड है हॉलो होगा तो फिर उसके बाद इनसाइड ज़ीरो और आउटसाइड उसको, और सरफेस पे यहाँ पे आर की वैल्यू लार्ज वाली आर हो जाएगी और बाहर आर स्क्वायर हो जाएगा। और एक शीट का हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर हम बताए थे वायर का था 2k λ/r 2k λ/r। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला बता दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर। और फिर इस पर सेम रिजल्ट उसका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर अगर वो हॉलो होगा। ठीक है, तो इन दोनों का सेम रिजल्ट होगा, इनसाइड ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड जो होगा σr/ε0r। और फिर उसके बाद ई ड्यू टू लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर इनसाइड और आउटसाइड, ये वाली वैल्यू। बस इतने पे आप क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज ना। ए हॉलो मेटल स्फीयर, ठीक है, हॉलो है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसका रेडियस आर है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। देखो अब आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो देखो पहले ज़ीरो होगी एज आर इंक्रीज फॉर आर इज इक्वल टू आर। ठीक है, अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। फिर उसके बाद आर, फिर अब यहाँ सरफेस पे अब आ चुका है, तो अब जैसे जैसे आर बढ़ेगा आर से, तो अब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, टू पैरेलल इनफाइनाइट। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, ठीक है, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है वो 2r की है। ठीक है, ये देखो 2r की है। और फिर उसके बाद इन फ्री स्पेस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे बिटवीन द टू लाइन। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो हम इसके बाद ये देखो इसी कॉन्सेप्ट पे दो इनफाइनाइट लाइन वायर है, एक पे प्लस है एक पे माइनस है। ठीक है, तो इस पे देखो हाँ एक पे प्लस है एक पे माइनस है, दोनों 2r की डिस्टेंस पे। तो अब देखो यहाँ पे जो एक प्लस वाला ढकेलेगा और माइनस वाला खींचेगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ गए 2e हो गया। और e की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 2k λ/r, तो ये इसका सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद 2 λ/r हो जाएगा। तो अब देखो 2k λ/r हो जाएगा, तो k की वैल्यू 1/4πε0। अब 2 से यहाँ पे इधर जुड़ जाएगा, तो होने के बाद हो जाएगा 2k λ/r ना। और फिर इसका भी दुगना हो जाएगा 2, तो 2 से यहाँ पे 1/4 का इससे कट जाएगा, तो λ/πε0। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2010 में द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r। ये एक सेल है, इसका रेडियस r है, इससे यहाँ पे 3r/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो अब पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r/2 पे कितना होगा, तो इनसाइड कहीं भी अगर कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरीके से ये वाला भी एक क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से देखिए। हॉलो इंसुलेटिंग कंडक्टिंग चार्ज इतना है, अब देखो अंदर कहीं भी होगा 0 होगा।